पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। उत्तर प्रदेश पुलिस दावा करती है कि वो न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। राज्य के 75 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन ये लाखों पुलिस वाले मिलकर अपने 3 साथियों को क्यों नहीं तलाश पा रहे, जिन पर गोरखपुर में एक कारोबारी की संदिग्ध मौत के मामले में केस दर्ज किया गया है। 3 दिन बीत चुके हैं और पुलिस को अपने 3 साथियों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। मनीष गुप्ता के केस में पुलिस के इसी रवैये को देखकर सवाल यह पैदा होता है कि आरोपी पुलिस वाले वाकई फरार हैं या फिर जानबूझकर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422840000। सीएम जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद अधिकारी लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं कमजोर पड़ रही हूँ। पति को तो खो ही दिया, अब इंसाफ की उम्मीद भी खोती दिख रही है। इस होटल में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। और इसकी वजह है यूपी पुलिस का रवैया। जो पुलिस अपराधियों को कहीं से भी ढूंढ लाने का दावा करती है, वो 3 दिन तक अपने ही साथियों को न ढूंढ पाए, इस पर यकीन करना मुश्किल है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि गोरखपुर के गुनहगार फरार हैं या फिर उन्हें जानबूझकर बचाया जा रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है पुलिस बचा रही है, वरना गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए। गिरफ्तारी तो तुरंत हो जाती है ना। अगर हमने कोई भी एफआईआर दर्ज करी है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। कितना टाइम हो गया, 2-3 दिन हो रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और ये सबको समझ में भी आ रहा है। गोरखपुर के इस होटल में उस रात क्या हुआ, कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत कैसे हुई, इसे लेकर पुलिस के बयान पहले ही सवालों के घेरे में है। पुलिस ये साबित करने में लगी है कि मनीष की मौत गिरने से हुई, जबकि मनीष के परिवार से लेकर उस दिन होटल के उस कमरे में मौजूद मनीष के दोस्त तक का कहना है कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के नेतृत्व में आई पुलिस टीम ने होटल के कमरे में घुसते ही मारपीट शुरू कर दी थी। होटल के रूम में हम सोए हुए थे तो लगभग 12-12:15 बजे 5-6-7 पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद वो डोर बेल बजा के और रूम खुलवाते हैं। रूम खुलवाने के बाद बोलते हैं कि जी ये एक आपका रूटीन चेकअप है, डेली रूटीन चेकअप, और हमें आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, वगैरह वगैरह। इस तरह से मैं कहा ठीक है जी, कोई नहीं, कर लो सर। तो सर वो हमसे हमारी आईडी मांगते हैं कि अपनी आईडी दिखाइए। मैं उनको अपनी आईडी दिखा देता हूँ, प्रदीप जी की आईडी दिखा देता हूँ। और गुप्ता जी जो है सोए हुए थे, प्रदीप जी भी सोए हुए थे। तो मैंने गुप्ता जी को जगह, मैं गुप्ता जी अपनी आईडी और अपना सामान चेक कराइए, पुलिस वाले आए हैं। गुप्ता जी जैसे खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद बोलते हैं, उन्होंने अपनी आईडी चेक कराई, उनको गुप्ता जी ने भी, और सामान जैसे ही चेक करा रहे थे हम, तो सामान को जो पुलिस वाले थे ना ऐसे उठा के देख रहे थे। तो गुप्ता जी ने बोल दिया कि जी ये क्या तरीका सामान चेक करने का, हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं। तो वो उनको बोलने लगे कि भाई एक दरोगा को तू सिखाएगा क्या, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। यार उन्होंने यही कहा मेरे से भी कि जब एक रात थाने में रहेगा ना तो तेरे को अकल आ जाएगी। मैं कहा जी आप थाने में ऐसे कैसे लेके जा सकते हो, कोई हमने चोरी की है क्या, हम टेररिस्ट हैं क्या जो आप हमें थाने में ले जाओगे बिना ये बात। तो सर उन्होंने हाथापाई पहले तो हाथों से ही शुरू की थी, हाथ से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए थे। और उनके पास जैसे सर मेरे को एक पुलिस वाला पकड़ के बाहर ले आया था और उन्होंने उसके बाद गुप्ता जी को जो चोटें मारी हैं, जो पिटाई की है, किससे मारी किससे नहीं। तो सर मुझे तो पुलिस वाला पकड़ के लिफ्ट के पास नीचे फ्लोर पे खड़ा कर दिया उसने, ग्राउंड फ्लोर पे। जब लिफ्ट खुली तो देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे थे। गुप्ता जी के नाक से ब्लड बह रहा था बहुत ज्यादा। इस मामले की शिकायत करते हुए मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने 6 पुलिस वालों के नाम लिखकर उन पर कार्रवाई करने की मांग की। ये 6 पुलिस वाले हैं रामगढ़ ताल थाने के एसएचओ जगत नारायण सिंह, सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और कांस्टेबल प्रशांत कुमार। इनमें से थाना इंचार्ज जगत नारायण सिंह पहले से विवादों में रहे हैं। इनके काम करने के तरीके और हिरासत में लिए गए आरोपियों के साथ बर्ताव को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। गोरखपुर के मृतक मनीष गुप्ता अपने जिस साथी से मिलने गए थे, वो इस मामले में वसूली का शक जता रहे हैं। मिले हुए थे होटल के कर्मचारी से, सब हम लोग जब निकल गए ये लगा कि पैसा वसूली करेंगे, कुछ पैसा लेंगे बाहर से हैं, कुछ पैसे के लालच में, हाँ पैसे के लालच में सब किए हैं। ऐसे गंभीर आरोप और सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद भी आरोपी पुलिस वालों का अब तक गिरफ्तार न होना हैरान करने वाला है। पुलिस ने पहले परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज न करने का दबाव बनाया। परिवार इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो 6 में से सिर्फ 3 पुलिस वालों पर ही एफआईआर दर्ज की गई और अब इन 3 पुलिस वालों को भी
बचाने की पूरी कोशिश होती दिख रही है। इसलिए परिवार के साथ साथ अब राजनीतिक दलों को भी सवाल उठाने का मौका मिल गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की किस तरह की छवि बना रहे हैं। एक निर्दोष कारोबारी की निर्मम हत्या के बाद जिला स्तर के अधिकारी एफआईआर न करने का दबाव बनाते रहे व प्रदेश स्तर के बड़े अधिकारी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने वाली बयानबाजी की। ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों को गिरफ्तार न करना सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े करते हैं। तो अखिलेश यादव ने और भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस वालों की गिरफ्तारी न होना ये दर्शाता है कि वो फरार नहीं हुए, उन्हें फरार कराया गया है। दरअसल कोई आरोपियों को नहीं बल्कि खुद को बचा रहा है, क्योंकि इसके तार वसूली तंत्र से जुड़े होने की आशंका है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है आज पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है वही भाषा अधिकारियों की है। फरार हैं, फरार। कहो कहीं एक भी फरार के ऊपर या उसके घर पर बुलडोजर चला हो तो बता दो। अभी तक किसी के इनकाउंटर हुआ तो बता दो आप। एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस वालों की तलाश है। जैसे कानून अपना पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, शीघ्र से शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी होगी। अदालत में उनको सजा दिलाने के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन गिरफ्तारी में हो रही देरी के कारण मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी का पुलिस से भरोसा उठने लगा है और वो किसी भी सूरत में इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़ गई हैं। बहुत ज़रूरी है। इवन कल रात में भी मेरी बात हुई है और सीबीआई जांच तो कंफर्म है, इसमें मैं करा के रहूंगी। सरकारें जनता की आवाज को अनसुना ना कर सकें, इसीलिए हम आपसे कहते हैं घंटी बजाओ। मध्य प्रदेश के किसानों ने अब अपनी आवाज उठाने के लिए घंटी बजाई है। बाकायदा पेड़ों पर चढ़कर ये किसान करीब 2 घंटे तक घंटी बजाते रहे। हम भी चाहते हैं कि उनकी घंटी की आवाज सरकार और प्रशासन के कानों तक भी पहुंचे। इसीलिए आज हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल उगाने वाले किसानों को उनका हक दिलाने के लिए हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए और घंटी बजाइए। फोन उठाइए 8422840000। इन घंटियों की आवाज में भक्ति का रस नहीं बल्कि इन लोगों की पीड़ा। पेड़ पर चढ़कर घंटियां बजाते ये वो किसान हैं जिनकी फसल खराब हो चुकी है। सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाते लगाते जब ये थक गए तो इन्होंने प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका निकाला। सारे किसान हाथ में घंटियां लेकर पेड़ों पर चढ़ गए और घंटी बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने में लग गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की है। ये राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। यहाँ सालों से किसान सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने सोयाबीन की फसल लगाई, लेकिन फसल खराब हो गई तो किसान कर्ज में डूब गए। कर्ज तभी उतरेगा जब सरकार मदद करेगी और सरकार सुन नहीं रही तो किसान क्या करे? हमारा शिवराज भैया है, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारी फसलें की सर्वे करा दी जाए, 2020 का हमें बीमा दिया जाए। इस बात को लेकर के हम गांव वाले आज घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हमने कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम पेड़ की डाली डाली पे बैठ करके अब तो ये घंटी देख लो माननीय शिवराज भैया, अब तो ये घंटी के द्वारा हमारी आवाज सुन लो। एक किसान के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसे अपनी फसल जलानी पड़ जाए, लेकिन सीहोर के सोयाबीन किसानों को ऐसा करना पड़ा। उन्होंने पहले अपने खेतों में फसल की अर्थी निकाली, फिर दाह संस्कार किया। सीहोर जिले में बड़े पैमाने पर सोयाबीन की फसल होती है, मगर इस बार कुछ मौसम की मार और कुछ बीजों की गड़बड़ी के चलते जिले की 50% से ज्यादा सोयाबीन फसल में बीज नहीं आए, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए अब वो चाहते हैं कि सरकार इस नुकसान की भरपाई में उनकी मदद करे। मगर ये हाल केवल सीहोर में ही नहीं है, भोपाल जिले के गांवों में भी सोयाबीन को लेकर यही समस्या सामने आ रही है।
भोपाल से 20 किलोमीटर दूर मुंडला गांव के किसान भी अपनी सोयाबीन की फसल को लेकर बहुत चिंतित हैं। मैंने 50 एकड़ में सोयाबीन की फसल बोई है, लेकिन सर आप देख सकते हैं इसमें फली का एक दाना भी नहीं है। किसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि इस बार सरकारी केंद्रों में बीज की कमी के कारण उन्होंने बाहर से महंगे बीज खरीदे और इस बार बाजार में सोयाबीन का रेट भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फसल खराब होने से इन किसानों की सारी मेहनत और पैसे डूब गए। इस घाटे की भरपाई के रूप में कुछ बीमा राशि का कुछ प्रीमियम मिले हमें, ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। आपको समझाते हैं सोयाबीन की फसल का गणित। सोयाबीन के आधा क्विंटल बीज के लिए 5,000 रूपए, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के 3,000 रूपए, जुताई और मजदूरी के लिए करीब 3,000 रूपए खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह 1 एकड़ में फसल उगाने के लिए 10 से 12,000 रूपए का खर्च आता है। मैंने तत्काल डीडीए सीहोर और कलेक्टर सीहोर को निर्देशित किया है कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम बनाकर इन 15-20 गाँव में जहाँ फसल की और फसल खराब होने की शिकायतें हैं वहाँ सर्वे कराएं संयुक्त टीम से और सही रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें, ताकि हम किसानों को सहायता देने में और बीमा दिलाने में बीमा कंपनी को निर्देशित करेंगे। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। यहाँ तकरीबन 60 लाख हेक्टेयर से भी बड़े इलाके में सोयाबीन लगाई जाती है, मगर किसान पिछले 3 साल से सोयाबीन की फसल लगा के परेशान है। इस बार भी अफलन हो गया, यानी कि फसल तो लगाई मगर उसमें बीज नहीं आए। वैसे सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, मगर सरकार का आलम यह है कि पिछले बार का बीमा का पैसा भी किसानों को नहीं मिला है। इसलिए किसान इस बार फिर उम्मीद कर रहा है कि सरकार उनकी जरूर सुनेगी। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। दे चुके नवजोत सिद्धू का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर अब तक सिद्धू ने खुद ही कुछ नहीं कहा है। इस बीच पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। चन्नी का कहना है कि इस मुलाकात में उन्होंने पंजाब से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन जिस सवाल का जवाब उनसे हर कोई चाहता था उस पर वो भी अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। कल चंडीगढ़ के पंजाब भवन में चन्नी और सिद्धू के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों ने दावा किया कि इस मुलाकात में चन्नी ने सिद्धू को मना लिया है, लेकिन आज जब उनसे सिद्धू को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। भी थोड़ी लंबी रही है, 40 मिनट के आसपास। नवजोत सिंह सिद्धू का मसला अभी चल रहा है, वो मसला सुलझ गया? यार मुझे एक बात बताओ, कौन सी इंटेलिजेंस है कि आपको मेरे से पहले पता चल गया कि 40 मिनट बात हुई है? क्या पत्रकारिता ऐसी ही होनी चाहिए। वैसे वी आर प्राउड ऑफ यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।